हमारे बीच में मनिंदर जी आ चुके हैं, मनिंदर जी पधार चुके हैं। मनिंदर जी लायंस क्लब इंदौर महानगर के साथ में 2006 से जुड़े हैं। वे हमेशा अपनी विशेष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और मनिंदर जो है समय प्रबंधन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और हमेशा समय के लिए ही जाने जाएंगे। उनका समय के साथ में चलना उनका एक शौक है और हमेशा उस शौक को अपनी आदत बनाते हुए उसको आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को समय पर चलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। ये उनकी खासियत है। उन्होंने लायनवाद में रहते हुए एक बहुत अच्छे लायन का परिचय दिया है। बहुत उत्साहित रहते हैं हमेशा, कोई भी चीज सीखने के लिए और सिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सेवा के भावना में भी हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता के कारण ही अध्यक्ष भी रहे क्लब के, जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन के साथ में कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे लायन परविंदर जी के कार्यकाल में और मल्टीपल के सर्वश्रेष्ठ कैबिनेट सेक्रेटरी भी आप रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा कार्यकाल इन्होंने लायनिज्म में दिया है। पेशे से ये बिजनेसमैन है, इनका अपना व्यवसाय चलता है, दवा बाजार में आपका ऑफिस है। एक लाइफ एप्रिसिएशन कोच के रूप में पूरे भारत में जाने जाते हैं। मैं पूरे भारत का इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के अनेक बड़े शहरों में आपने लाइफ एप्रिसिएशन के लेक्चर्स दिए हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह पर आपके ये विशेष लेक्चर चलते हैं। आपने अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलोर, मुंबई, गोवा ऐसे अनेक बड़े शहरों में अपने सेमिनार्स किए हुए हैं। आपने EALLI, RLLI, ALLI, इसके साथ साथ में आपने FDI ग्रेजुएट भी हैं। FDI के साथ में आपने FDES भी लायनवाद में किया हुआ है। यानी पढ़ने में बहुत आगे हैं, पढ़ाने में भी बहुत आगे हैं। अनेक स्कूलिंग को न केवल अटेंड किया है पर अनेक डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्कूलिंग को और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की स्कूलिंग को भी आपने मार्गदर्शित किया है। अभी ताजा समाचारों के अनुसार आपको इंदौर, सीहोर, मंदसौर, ग्वालियर जैसे शहरों के एग्रीकल्चर कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपको चयनित किया गया है। ऐसे हमारे मनिंदर सिंह हमारे बीच में हैं जो आज हमें लाइफ एप्रिसिएशन के बारे में कुछ हमें टिप्स देंगे, हम उन्हें सुनेंगे। आप लाइफ मेंबर हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी और आप लाइफ मेंबर हैं हम सभी के दिलों के ऊपर राज करने के लिए भी। आमंत्रित है लायन मनिंदर सिंह चंडो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके गुरु और डिस्ट्रिक्ट 32-33 जीवन के साथ पूरे देश के लायनिज्म के योद्धा डॉक्टर जवाहर बिहानी, आपने मेरे लिए जो भी शब्दों का उपयोग किया, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मित्रों, हमारी पिछले 3 दिन से ये सेमिनार चल रहा है। पहले दिन में हमने अपने इस सेमिनार गोल्डन आवर्स में 2 साथियों को सुना, लायन रश्मि गुप्ता एवं हमारे पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अतुल मित्तल जी को। उनका सब्जेक्ट था रीइन्वेंट योरसेल्फ एवं किस तरह से हम अनसक्सेसफुल होकर सक्सेसफुल हो। इसके बाद कल हमने सुना लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी को और हमारे एक और उभरते हुए मित्र को, संजय गुणामत को। मित्रों, इसी के तारतम्य में हम लोगों ने ये सोचा था कि हम किस तरह से ये समय निकालेंगे और इस समय के रिलेवेंट में आपको कुछ बात कर पाऊं। तो आज मुझे ये मौका मिला है। मेरे बाद फिर लायन द्वारका जालान जी बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मौके का, मैं 1 मिनट में मोबाइल बंद कर दूं, हम इस मौके का पूरा फायदा आज उठाएं। मित्रों, मेरा सब्जेक्ट है व्हाट कैन आई डू इन दिस क्रूशियल टाइम। आप सब सोच रहे होंगे कि कठिन समय हम सबका चल रहा है, देश का कठिन समय है, पूरे विश्व का कठिन समय है। वायरस की महामारी से
हम सब ग्रसित हैं। कभी सोचा नहीं था, एक छुट्टी लेने के लिए हम लोग तरसते थे। कभी सोचा नहीं था कि आज 53 दिन से हम अपने घरों के अंदर हैं। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मौका भी आएगा जब बाजार बंद होंगे, ट्रेनें थम जाएंगी, एयरपोर्ट सूने होंगे। कभी सोचा नहीं था। जो बंबई नगरी, जो न्यूयॉर्क नगरी कभी सोती नहीं थी, आज वहां पर सिवाय पंछियों के और कोई नहीं उड़ रहा है। कैसी विकट स्थिति आई है। और इस विकट स्थिति को संभालने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर संभव प्रयत्न किया है। और आज देश के नागरिक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, आज हम इसी चीज पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हम सब अलग अलग चीजें सोच रहे हैं। इस महामारी के चलते, इस वायरस के चलते हम सब बहुत कुछ अलग अलग सोच रहे हैं। हम कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। पिछले 53 दिनों में हमारे कई साथियों ने अपने अपने शौक पूरे करने का प्रयत्न किया। किसी ने घर के काम में हाथ बटाया, किसी ने गाने गाए, किसी ने बागवानी का शौक पूरा किया, किसी ने अन्य कई शौक पूरे किए। मगर अब हम थोड़ा सा चिंतित होते जा रहे हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी दांव पे लग गई है। देश की इकोनॉमी इस समय संकट में है, क्योंकि मित्रों, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। सबसे बड़ी बात तो आज ये आ रही है। आज हमारे कई ऐसे साथी हैं जो कि 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लेते थे, साल भर में एक भी छुट्टी नहीं लेते थे और हमेशा काम करते थे। पर आज उनके पहिए थम गए हैं, उनके कदम थम गए हैं और सबको अपने अपने घरों के अंदर रहकर उस समय का इंतजार है जब इस महामारी का प्रकोप कम होगा, जब हम अपने अपने काम धंधों पे लगेंगे और वापस अपना जीवन यापन आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आज इसी के चलते मेरे मन में ये बात आई, क्यों ना हम ऐसी कुछ बात करें कि अपने मित्रों को हम किस तरह से मार्गदर्शित कर सकें कि ऐसे समय में हम किस तरह से अपना जीवन यापन करें, जिससे कि हम एक अवसाद में ना पड़ जाएं। और उसी के चलते आज मेरा ये टॉपिक है, व्हाट कैन आई डू एट दिस क्रूशियल टाइम। मित्रों, मेरी आपको स्लाइड आपको दिख रही है? मैं जवाहर जी से यहां पर पूछूंगा कि क्या उनको स्लाइड दिख रही है? जवाहर जी, स्लाइड दिख रही है? जवाहर जी, वेरी नाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, व्हाट आई कैन डू इन दिस क्रूशियल टाइम, ये हमारा आज सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। मित्रों, हम सब अपने अपने घरों के अंदर हैं, ये कंफर्म है। और इस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि देश का नेता प्रधानमंत्री है और उसके मार्गदर्शन पे हम सब चल रहे हैं। इसी तरह मित्रों, ये एक निर्विवाद सत्य है कि आप बाहर का काम करते हैं, आप ड्यूटी करने जाते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, पर घर पर शासन आपकी पत्नी का है। ये आप बिल्कुल मानेंगे, घर पर शासन आपकी पत्नी का है। और जब आप अब 24 घंटे घर पर हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप अपने इस शासक की बात को भी सुने, नहीं तो घर में कलह होगा। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? जब हम अपने देश के शासक की बात मानते हैं
तो घर पे भी आपका शासक आपकी पत्नी है, आपको उसकी बात को मानना होगा। अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? इसमें यह बात है कि हम जब घर में रहते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने घर के अंदर अपने घर के कुछ कामों में हाथ बटाएं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन अभी तक 53 दिन का हुआ है और जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह का वायरस का प्रकोप बना हुआ है, उससे हमें लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगले 53 दिनों तक हमको अपने घरों में रहना होगा। ठीक है, हम थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर जाएंगे, पर हमारा 80% टाइम, हमारा 80 से 90% टाइम घरों में बीतेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जब अपने घर में रहें तो हम घर के कुछ नियमों का पालन करें। आप घर के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने सबसे पहले आपको कोई भी चीज बताने के पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको अपनी क्षमताओं का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। मेरा एक नारा है, आई कैन डू एवरीथिंग एंड दिस इज माई स्लोगन। मैंने अपना नारा ये बना लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसी कोई भी चीज है जो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसी चीज के पीछे मैंने अपना ये नारा बनाया है, क्योंकि जब तक आपको अपनी क्षमताएं पता नहीं होंगी, मैं कुछ भी चीज यदि आपको बताने जा रहा हूं तो आपको लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप ज्यादा बता रहे हैं, मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा, आप अपने मन में सोचेंगे। तो आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आई कैन डू एवरीथिंग एंड दिस इज माय स्लोगन। अब आप घर पे हैं, घर के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं? मित्रों, जब आप घर के अंदर हैं, घर आपका अपना है, घर आपका मंदिर है, घर आपका मंदिर है। आपकी पत्नी सब कार्य करती है, घर में मेड्स नहीं आ रही हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने घर के कामों में हाथ बटाएं, हम अपनी पत्नी का पूरा साथ दें। इसीलिए मित्रों, जिस दिन 24 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, उसी के अगले दिन 25 तारीख को मैंने अपने घर के जॉब चालू कर दिए थे। मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाया था, मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। वो मैंने उसी दिन ये वीडियो बनाया और उसको मैंने फेसबुक पे और सभी मीडिया पे डाला था और इसको फिर मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा था। कृपया ये वीडियो देखें। दोस्तों, मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन बोला है और मैंने नई नौकरी ज्वाइन कर ली है और मेरी नौकरी है घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करना। और मुझे उससे क्या हासिल होगा? हर नौकरी में हम अपने लिए कोई प्रमोशन पाते हैं, पर इस नौकरी में मेरा प्रमोशन ये होगा कि मेरी पत्नी, जिसको मैं अभी अपनी रानी कहता हूं, उसको महारानी का दर्जा देना है। बस यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा टास्क है। थैंक यू। मित्रों, उसी दिन जिस दिन ये लॉकडाउन घोषित हुआ था, उसके अगले दिन से ही मैंने ये निश्चित कर लिया था कि मैं अपने घर पे ये सारा काम करूंगा और तब से अनवरत आज तक मैं अपने काम को उसी तरह से करता हुआ आ रहा हूं। अब बात यह है कि घर के कामों के लिए आप किस तरह से हाथ बटा सकते हैं। आप घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ काम शेयर कर सकते हैं, आप झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों, आप अपने घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं बटाएंगे घर के कामों में, आप एक तरह से घर में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आप क्या क्या काम करेंगे। आपको अपनी वाइफ को कैटेगरी करके बताना पड़ेगा कि आप ये काम करेंगे, जिससे कि वो अपने दूसरे कामों में ध्यान लगा पाए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप और क्या काम कर सकते हैं? इसके अलावा आप घर के कपड़े धो सकते हैं, घर के कपड़े धोने में आप सहायता कर सकते हैं। कपड़ों को, जो कपड़े मशीन से धुले हैं, उनको आप तार में डाल के हेल्प कर सकते हैं। आप खाना बनाने में सहायता कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं साथ में, आप बागवानी कर सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। पर जब आप घर पे हैं तो आपको कोई ना कोई काम में हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों
I can work from home to earn my livelihood. मित्रों, क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा कि जब हम अपने घर के अंदर बैठ के अपने ऑफिस से काम करेंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने। आज वो समय था कि जब हम ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते थे, एक एक घंटा ट्रैफिक में उलझकर ऑफिस पहुंचते थे। ये तकलीफ होती थी कि मान लीजिए 5 मिनट भी लेट हो गए तो बॉस नाराज हो जाएगा, ऑफिस में मीटिंग शुरू हो जाएगी, मीटिंग हम मिस कर देंगे। फिर शाम के समय जब हम घर वापस आते थे फिर 1 घंटा लगता था। तो ये जद्दोजहद जो थी ये हमारी करीब 2 से 2.5 घंटे लेती थी। वो 2-2.5 घंटे आपके आज बचे हैं, वो 2 से 2.5 घंटे आपके बच गए हैं। और हमेशा मैं मित्रों में एक चीज कहता हूं कि आप हर चीज कमा सकते हैं, आप हर चीज पैदा कर सकते हैं, मगर आप समय पैदा नहीं कर सकते, आप समय नहीं कमा सकते। समय जो एक बार चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो मित्रों, आपके जीवन में 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। घर पर काम करने के लिए कुछ नियम है, डिसिप्लिन है, आप उन डिसिप्लिन का पालन करिए। सबसे पहले घर पे किसी अच्छे कोने पर, एक साफ सुथरे कोने पर आप अपना टेबल जमाइए। उस टेबल पे आपकी हर चीज हो जो भी ऑफिस से काम आती है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, स्केल हो, रबर हो, शार्पनर हो, गम बॉटल हो, मार्कर पेन हो, कुछ भी हो, वो सब आपका होना चाहिए। आप जितने बजे ऑफिस जाते हैं वो टाइम फॉलो करके आप अपने टेबल पे बैठिए। जितने बजे आपका ऑफिस में लंच होता है उस समय पे लंच करके आप अपने ऑफिस में बैठिए। और जिस समय आपका ऑफिस खत्म होता है उस समय आप अपना ऑफिस ये बंद करिए। ये डिसिप्लिन का यदि आप पालन नहीं करेंगे तो घर एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर ना आप इधर के रहे और ना उधर के रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, आपको इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको ये भी ध्यान देना है कि चूंकि अब आप अपनी वाइफ के साथ सारा तालमेल बिठा के काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके कामों में सहायता कर रहे हैं, तो वो भी आपके अच्छे सुचारू ऑफिस को चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। क्या प्रयत्न करेगी? मान लीजिए घर में कोई आया है या घर में कोई मेड बाई आ रही है, बहन आ रही है, कोई मेड का काम करने वाली, उस समय वो उससे धीरे बात करेगी। गैस की सीटी, मान लीजिए कुकर की सीटी बज रही है, उसको आपका दरवाजा बंद करके उसकी आवाज को कम करने का प्रयत्न करेगी। घर पे सबको ताकीद करेगी कि ऑफिस चल रहा है, इस तरह से शोर नहीं किया जाए। तो इस तरह से करके आपका ये ऑफिस चलेगा। और इस ऑफिस को चलाने के लिए आप सिर्फ लायबल हैं। दूसरी बात, जो अटायर में आप ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए आप सूट टाई में ऑफिस जाते हैं, आप सूट टाई पहनिए, आप सूट टाई पहन के घर में बैठिए, ऑफिस में बैठिए, उससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं ऑफिस में बैठा हूं। मित्रों, ऐसा समय आने वाला है जब कई कई दिन तक हमको ऑफिस से कार्य करना पड़ेगा। भारत सरकार ने तो खैर डिक्लेयर भी कर दिया है कि सिर्फ 30% एम्प्लॉइज के साथ ऑफिस चलेंगे, बाकी सबको अपने घर से काम करना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपको अपने ऑफिस में वो सब डिसिप्लिन का पालन करना है जो डिसिप्लिन आप अपना रखना चाहते हैं अपने ऑफिस में। अब आगे आते हैं हम, इन दिनों के दौरान हम ऐसा क्या करें, इन दिनों के दौरान हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने आप में कुछ इन्वेस्ट कर पाए। और इनमें सबसे जरूरी है जो हम हमेशा से करते आए हैं, वो है एक्सरसाइज, वॉकिंग, और जो भी आप कसरत के व्यायाम करते हैं वो। अब वॉकिंग तो हो नहीं पाती है क्योंकि घर के बाहर आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करें। अब मान लीजिए आप घर का सब काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए घर पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, और भी कई काम कर रहे हैं, और इस ऐसे समय में यदि आप एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो अपराध बोध मन में मत लाइए, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर को चलना चाहिए, शरीर के अंगों को चलना चाहिए, और शरीर के यदि अंग चलेंगे तो आप में एक तरावट बनी रहेगी। दोस्तों, मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। आप हर दिन सुबह 15 मिनट बैठ के सिर्फ अपने आप से रूबरू हो, 15 मिनट आप बैठ के अपने आप से बात करें कि मैं क्या हूं,
मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, इस स्थिति से मैं कैसे निपटूं, मैं अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखूं, मैं अपने आप को किस तरह से समाज के लिए काम आ सकूं, इन सब बातों को मित्रों हर दिन सुबह 15 मिनट आपको बैठना है। क्योंकि पहले हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाया करते थे। वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम बैठ के ध्यान लगाते हैं, तल्लीन होते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। अब हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, घर पे बैठ के आप छोटा सा मेडिटेशन, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करें। इसके बाद आता है योगा। योगा तो एक ऐसी क्रिया है जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में फैला दिया है। योगा आपके शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप किस तरह से अपने शरीर को लचीला बनाएंगे। योगा के बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छे से अच्छा फिट रखने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रीडिंग हमसे एक तरह से खत्म ही हो गई है। रीडिंग हमसे जुदा हो गई है, क्योंकि आजकल हमको सिर्फ आदत पड़ गई है मोबाइल पे पढ़ने की, ऑनलाइन पढ़ने की। हम रीडिंग से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। पर जिसको रीडिंग का शौक है वो रीडिंग का शौक जानता है कि रीडिंग क्या है। दोस्तों रीडिंग की एक हैबिट डालिए। मुझे रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है, मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि रीडिंग को बहुत अच्छा लाइक करता हूं। आजकल मैं मृत्युंजय पढ़ रहा हूं, शिवाजी सावंत का महाभारत पर लिखा हुआ बहुत प्यारा उपन्यास है। उसके 800 करीब पेज हैं। पिछले करीब 60 दिन से पढ़ता हुआ आ रहा हूं। हर दिन 10 से 12 पन्ने पढ़ता हूं, पर समझ के पढ़ता हूं और उससे कुछ ग्रहण करने की कोशिश करता हूं। तो रीडिंग को मित्रों आप जरूर अपने जीवन में स्थान दें। इसके बाद आती है सिंगिंग। आप सिंगिंग कर सकते हैं घर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गाइए, आप कैसा भी गाएं, आप बेसुरा गाएं, अच्छा गाएं, कैसा भी गाएं, आप गाइए। गाने से आपको क्या होगा, आपके फेफड़े खुलेंगे, आपकी आवाज खुलेगी, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि संगीत एक बहुत बड़ा हीलक यंत्र है। संगीत बहुत ज्यादा इंसान को सुकून देता है। आप गाइए। गाने में बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आप जितना गाएंगे अपने लिए उतना ही आपको अच्छा होगा। आप बोल सकते हैं, मैं देखिए आपके सामने बोल रहा हूं। आज जब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग में हैं, आज जब हम अपने अपने घरों के अंदर हैं, आज जब हम किसी भी तरह से अपने घर के अंदर बंद हैं, तो सिर्फ एक बोली ही है हमारा माध्यम जिससे हम पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं। आज देखिए मैं यहां से बोल रहा हूं और न जाने कितने लोग सुन रहे हैं। एक बोली ही आपकी है, तो आप अपनी बोली को निखारिए, शब्दों का चयन अच्छा करिए। ज्यादा से ज्यादा हो सके हिंदी शब्दों का यूज करिए। यदि आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी शब्दों का ज्यादा यूज करिए, इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश शब्दों का यूज करिए। तो स्पीकिंग की एक हैबिट आप में डेवलप होगी तो आप बाकी दुनिया से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकेंगे। राइटिंग की हैबिट डालिए दोस्तों। राइटिंग एक ऐसी विधा है जो हमारे यहाँ से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी लिखिए, आप ये कोरोना कॉल लिखिए। ये कोरोना जो चल रहा है, आपने क्या क्या देखा, कितने दिन का यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, इस लॉकडाउन में आपने क्या अनुभव किया, इस लॉकडाउन के क्या फायदे रहे, इसके क्या घाटे रहे, लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता, हमारी इस समय परिस्थिति क्या रही, हमारे भाई बंधु कहाँ थे, उनका रिएक्शन क्या था। इन सबको लिखिए। लिख लेंगे ना तो आपका दिल हल्का होगा। आप में यदि मान लीजिए थोड़ी बहुत कोई नेगेटिविटी होगी, वो भी खत्म होगी। इसको लिखिए दोस्तों। लिखा हुआ हमेशा आपको बहुत सुकून देता है। और आज से 20-25 साल के बाद जब आप अपने नाती पोतों के साथ अपने अनुभव बांटोगे, तब आपको ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। जब आप उस समय इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैंने उस समय क्या क्या दिन देखे। दोस्तों व्यूइंग से मतलब है कि हम क्या देखें। हम क्या देखें, देखने का चयन आपको करना है। हम क्या करते हैं, मोबाइल अपने हाथ में उठा लेते हैं और फिर उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। कोई भी वीडियो, कुछ भी हम देखते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। कुछ भी, कोई वीडियो आता है, कोई फोटो की क्लिपिंग है, कोई पेपर की क्लिपिंग है, कुछ भी हम देखते हैं। मित्रों आपको चयन करना है, क्योंकि आपके पास समय उतना ही है 24 घंटे का। आपको यह चयन करना है कि इन 24 घंटों में मुझे क्या देखना है।
और उसकी आपको लिस्ट बना के सिर्फ वही चीज देखने की कोशिश करिए जिससे आपका समय बचेगा और आपके माइंड को प्रॉपर सिग्नल्स मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आई कैन डिसइन्वेस्ट ऑन मी। जिस तरह से आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप में, आपको कुछ चीजें अपने आप से डिसइन्वेस्ट करनी है। सबसे पहली ही बात है दोस्तों नेगेटिविटी। ये जो समय चल रहा है इस पूरे समय से हम सब हलाकान हैं। कई कई चीजें हमारे को सुनने में मिलती हैं, कई कई बातें पढ़ने को मिलती हैं, पता नहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन सबको हम आत्मसात करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं और निगेटिविटी हमारे अंदर भरती है। हम हर चीज को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, हर चीज के लिए हम गलत चीज सोचते हैं और जब निगेटिविटी आप पर हावी होती है तो आपको डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन सभी तरह की बीमारियों का राजा है। डिप्रेशन आपको कुछ भी काम करने नहीं देता। डिप्रेशन आपको हमेशा एक चीज सोचने में मजबूर करता है कि मुझे क्या होता जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। आप डिप्रेस होते जाते हैं और जब डिप्रेस होते हैं दोस्तों तो आपकी सोच में बदलाव आता है, आप गलत सोचने लग जाते हैं। आप व्यर्थ सोचते हैं कि कल मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, बहू आएगी, उनका बच्चा होगा, वो कोरोना ग्रसित हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा, यदि वो कहीं बाहर गया तो क्या होगा, यदि मेरा बेटा कहीं कोरोना से ग्रसित हो गया तो क्या होगा। आप मन में इल थिंकिंग सोचने लग जाते हैं। आप सोचते हैं मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, मैं किस तरह से अपना जीवन यापन करूंगा। आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो मित्रों, नेगेटिविटी से आपको डिप्रेशन आएगा और डिप्रेशन से आपकी जो सोच है उसमें बदलाव आएगा। इसके साथ ही मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। हम लोग सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज करते हैं दोस्तों। मित्रों, कभी सोचो आप कि ये जो व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये कितने अच्छे साधन हैं यदि इनको हम अपने आप को प्रमोट करने पे लगाएं। ये देखिए क्या टेक्नोलॉजी है। मैं अपने घर से बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने घर से बैठ के आपको संबोधित कर रहा हूं और आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। ये कितनी अच्छी एक मेथड है। इसी तरह से ये सोशल मीडिया हमारा बहुत अच्छा मित्र बन सकता है और इस सोशल मीडिया को हमने एक ऐसा दर्जा दे दिया है जिसको हमने डस्टबिन बना दिया है। हर तरह का नेगेटिव मैटर, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का बिना सोचे समझे हुए फॉरवर्ड करना हम सबकी एक आदत बन गई है। कुछ भी हम फॉरवर्ड करते हैं जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो हमारे अपने कोई पर्सनल हो, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, किसी को कुछ अनसेंड लिखना है, कुछ भी है, हम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने लगता है। मित्रों, इससे बचिए। इससे यदि आप नहीं बचेंगे तो आप पीछे जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप में नेगेटिविटी आएगी, आप डिप्रेशन में आएंगे और उससे आपकी जो सोच है वो बदलेगी। दोस्तों, एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो है ओवर ईटिंग। मित्रों, हम सब घर पे हैं, बाहर हमारा मूवमेंट हो नहीं रहा है। घर के अंदर आप जितना चलते हैं, आप जितना कार्य कर पा रहे हैं उतना कार्य कर पा रहे हैं। कई मित्र हमारे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तो हम फिर ऐसे दिखेंगे। कोई एक बहुत मोटे वाले मुर्गे की फोटो डाल रहा है, कोई एक ऐसी मोटी बॉल की फोटो डाल रहा है जो लुढ़कती हुई जा रही है। ये सब इसलिए डाल रहे हैं कि हम घर पे एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारी मेहनत तो है नहीं, तो हम एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं। दोस्तों, अपनी ईटिंग हैबिट को चेक करिए, अपनी ईटिंग हैबिट को जरूर चेक करें। तला हुआ खाना बहुत कम कर दें। जितना रेगुलर आप खाना खाते हैं उसमें से एक रोटी कम कर दें। क्योंकि आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। आप यदि फिट नहीं रहेंगे तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि आपका वेट बढ़ गया और ये वेट बढ़ने से आपकी दूसरी जो बीमारियां हैं वो उभरेंगी। तो एक ओवर ईटिंग की चीज को आप ध्यान रखें। शाउटिंग। आपने कई बार देखा होगा, जब हम अपने ऑफिस के काम से ऑफिस जाते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम बात करते करते, फोन पर बात करते करते चिल्लाने लग जाते हैं, शाउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से लोगों से बात करते हैं।
अपने आप का इंप्रेशन बनाने के लिए लोगों से जोर जोर से बात करते हैं। मित्रों, आप घर के अंदर हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए, मोबाइल पे बात करते हुए या किसी और से घर के सदस्य से बात करते हुए आपको अपनी वॉल्यूम को, अपनी टोन को चेक करना होगा। आपको अपनी टोन को धीरे रखना होगा, अपनी टोन को पोलाइट रखना होगा, जिससे कि आपका जो टीआरपी है घर पे वो डिस्टर्ब नहीं हो। शाउटिंग को अवॉइड करना होगा। क्वारलिंग, जरा जरा सी बात पे झगड़ना, ये टीवी क्यों चल रहा है, पंखा क्यों चल रहा है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, मैंने कुर्सी इधर रखी थी, तुमने कुर्सी उधर रख दी, ये सब बातों से झगड़ा बढ़ता है। क्वारलिंग को अवॉइड करना, क्यों? क्योंकि अभी आप घर के अंदर हैं, अभी आप घर पे हैं, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आने वाला कई दिन तक, आने वाला कई समय तक आपको अपने घर पे ही रहना होगा। लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाएगा, आपको बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी, मगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। एक इम्पोर्टेंट, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको बाहर जाना है और फिर आपको अपने घर पे आना है। तो ऐसे जो मौके आते हैं जिसमें झगड़ा हो सकता है, जिसमें चिल्लाना की बात आ सकती है, उसको आप अवॉइड करें। अब आता है दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन से हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज को टाला जाना, किसी भी चीज को टालना। एक छोटा सा उदाहरण लें, मान लो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि पर्दे गंदे हो गए हैं, इन्हें उतार दो, इसको धोना है, और मैं कहता हूं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं शाम को उतार दूंगा। शाम नहीं आएगी, शाम को आप भूल जाएंगे, बात कल पर आ गई, बात परसों पे आ गई, बात 4 दिन के बाद आ गई, फिर पत्नी आपसे बोलेगी कि मैंने आपसे ये काम कहा था, आपने किया नहीं। आप 4 काम अच्छा कर रहे हैं, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी एक वैल्यू प्रोक्रास्टिनेशन की है। तो मित्रों, किसी भी चीज को टालो मत, किसी भी चीज को टालने की कोशिश मत करें। टालेंगे तो अल्टीमेटली करना आपको ही है और वो चीज डिले होगी। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैं कम से कम मेरा एक वीडियो है इस पे 3 घंटे का, सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन पे। कभी समय मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। I can look after my parents in a better way. मित्रों, आप विचार करें कि कितने दिनों से आप अपने माता पिता के साथ नहीं बैठे हैं। आपका जॉब, आपके बिजनेस के एंगेजमेंट, आप सुबह घर से निकलते हैं 8-9 बजे, शाम को आते हैं थके हारे हुए 8-9 बजे, खाना खा के अपने घर में, अपने कमरे में चले जाते हैं। आपको अपने माता पिता से उतना अच्छा टाइम नहीं मिलता बात करने का। आपके माता पिता आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आज मेरी माताजी 84 वर्ष की हैं, उनका मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी खोज खबर लूं, मैं उनकी बात को सुनूं, मैं उनके साथ बैठूं, मैं उनसे कुछ बात करूं, वो ये चाहती हैं। पर यह संभव नहीं हो पाता था मित्रों, क्योंकि एंगेजमेंट इतने होते थे, सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, कभी टूर चल रहा है, कभी भोपाल जा रहे हैं, कभी ग्वालियर जा रहे हैं, कभी इंदौर जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पर ये जो समय आपको मिला है, 53 दिन निकल चुके हैं और न जाने अभी कितने दिन आपको घर से ही काम करना है, घर पे रहना है। अपने माता पिता की पूछ को अच्छी तरह से करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस वक्त मनुष्य 84-85 साल की उम्र में आ जाता है तो वो भी एक बच्चा बन जाता है। मान लीजिए उनको कहीं पर, उनके चेहरे से आपको लग रहा है कि इनको कहीं पर दुख रहा है, कुछ इनका सर दुख रहा है या इनकी पीठ दुख रही है, कोशिश करिए उनसे पूछिए, उनको अच्छा लगेगा। बोलेंगे मेरा पीठ दुख रही है, पूरी बात को सुनिए, क्या बोलती हैं। आपको मालूम है कि उनकी पीठ दुखेगी, डॉक्टर को दिखा दिया है, दवाइयां ला दी हैं, दवाइयां वो खा रही हैं, पर फिर भी चिंतित हैं। उनकी चिंता को सुनिए, आश्चर्य प्रकट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उनको सांत्वना दीजिए कि ईश्वर सब अच्छा करेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तो मित्रों, माता पिता की रक्षा करना, माता पिता की सुरक्षा करना, माता पिता को पूछना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम गुरुद्वारों में नहीं जा रहे हैं आजकल, बाहर नहीं जा रहे हैं, भगवान के रूप में यही आपके घर पे बैठे हैं, जिनसे आपको एक नई प्रेरणा और नया संबल मिलता है। अभी मैं आपसे प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहा था, उस चीज को आपको यहाँ पर लागू करना है। मेरी माताजी ने
एक दिन मुझे बोला कि ये दवाई खत्म हो गई है। मित्रों, मेरी ऐसी आदत है कि मैं 1 मिनट कभी विलंब नहीं करता हूँ। यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको इमीडिएट पूरा करता हूँ। मैं इमीडिएट गया, मेरे बाजू की मेरे मोहल्ले के पास में जो दुकान थी दवाई की वो खुली थी, मैं वहां से मेडिसिन लेकर आया। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि जब सब बाजार बंद है तो तू अचानक क्यों गया, क्यों मेडिसिन कहाँ से लेकर आया? मैंने उनको बताया कि मैं फलानी दुकान से आपके लिए मेडिसिन लेकर आया। तो मित्रों, ये जरा जैसी छोटी छोटी सी जो बातें हैं, मान लीजिए अब आप इसको टाल रहे हैं, मान लीजिए आज आप मेडिसिन लेके नहीं आए, आप सोचे मैं कल ले आऊंगा, कल जाना हुआ नहीं, 2 दिन बाद गए, 3 दिन बाद गए, 4 दिन बाद गए, तो 4 दिन तक आपकी माँ या पिताजी क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि मेरे बेटे को बाकी सब काम से फुर्सत नहीं है, बाकी सब काम कर रहा है, जो बीवी बोल रही है वो काम कर रहा है, जो अपने खुद के काम है वो कर रहा है, पर मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। तो मित्रों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी चीज को टालना, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, चाहे वो आपके खुद के परिवार के लिए हो, माता पिता के लिए हो, या आपके किसी बिजनेस एंगेजमेंट के लिए हो, वो अच्छा नहीं होता। उसको टालिए मत, उसको समय पे पूरा करिए। और माता पिता की मित्रों जिसने सेवा नहीं की, माता पिता को जिसने नहीं पूछा, तो आप जिस वक्त इस पड़ाव पे पहुंचेंगे, आज से कई वर्ष बाद जब 84 साल के हम होंगे, तब हमें रिपेंट होगा कि हमने शायद उस समय अपने माता पिता की सेवा की होती, तो आज हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करते। इसका दूसरा एक और पहलू है दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, यदि आप अपने माता पिता की केयर करते हैं, यदि आप अपने माता पिता को पूरे दिन अच्छी तरह से पूछते हैं, तो आपके बच्चे भी आपको देखते हैं, उनको भी लगता है कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी की इतनी सेवा करते हैं, तो हमें भी इस चीज का ख्याल रखना है और आने वाले समय में हमें भी इनकी इसी तरह की सेवा करनी है। क्योंकि मित्रों, जो बोओगे वही काटोगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है, I can take interest in my child development. मेरे बच्चे मेरा एसेट हैं, मेरे बच्चे मेरा एसेट हैं। आप सोचिए कि आपके बच्चे सब दूर दूर हो गए हैं। आज मेरा बेटा दिल्ली में रह के पढ़ रहा है, मेरी छोटी बेटी पढ़ने के लिए फ्रांस गई, वहां से चाइना इंग्लैंड सब होते हुए अब बेंगलोर में सेटल्ड है, वहां पर किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। मेरी दूसरी बेटी, बड़ी बेटी मेरी अमेरिका में इस समय क्लिनिकल लेबोरेटरी में है और कोरोना के सैंपल टेस्ट करके अमेरिकन गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज रही है। कहने का मतलब यह है कि तीनों बच्चे समय रहते हुए आपसे दूर चले गए। जो संस्कार उनको मिलने चाहिए थे, वो संस्कार आप उनको प्रॉपर नहीं दे पाए। सब बच्चे अलग अलग हो गए। पर आज इस समय में, आज ये जो समय आया है हमारे सामने लॉकडाउन का, इस समय में ये तीनों बच्चे आपके पास वापस आ गए। खैर मेरी बड़ी बेटी नहीं आ पाई, वो अमेरिका में ही है, उसको आने का मौका नहीं मिला, पर जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो आज मेरे साथ हैं। मुझे एज ए रिस्पॉन्सिबल फादर इस समय में ये चेक करना है कि मेरे बच्चे में क्या संस्कार है, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं, उनकी दैनंदिनी क्या है, वो क्या पढ़ते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, मुझे इन सबको चेक करना है। और मित्रों, मैं पिछले 53 दिन से, पिछले पूरे लॉकडाउन के समय से मैं इस चीज को देख रहा हूं कि मेरे बच्चों में क्या संस्कार है। मैंने देखा कि आज बाकी सब बच्चों की तरह मेरे बच्चे रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। दिन भर नहीं सोएंगे तो कम से कम दोपहर को उठेंगे। इससे मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई, पर उनका कहना यह है कि अब जो समय चल रहा है, हम लोगों को रात को बहुत काम होता है, रात को हमारा मन लगता है, इसलिए हम रात को काम करते हैं। जबकि मित्रों, हमने पढ़ा है, बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है कि सफल होने के लिए व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, सफल होने के लिए व्यक्ति सुबह उठ के अपने कार्य करता है, सुबह उठ के अपने पूरे कार्य निपटाता है। मगर बच्चे आजकल के समझते नहीं है। और बच्चों को किस तरह से हम डेवलप करें जिससे कि वो हमारी बात को सुने और हमारे संस्कारों को ग्रहण करें। इसके लिए दोस्तों मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग काम किया है। मैंने अपने बेटे को अपने साथ अपने काम पे, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है। मैंने देखा है कि वो इसमें इंटरेस्ट लेता है, मैंने उसको इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ।
बिल कैसे बनाना है, परचेज ऑर्डर कैसे आते हैं, माल कैसे भेजना है, रेट कैसे लगाने हैं, सेल टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इन सब की मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मैंने एक चीज देखी कि वो समय का प्रबंधन नहीं करता है, रात को लेट तक जागता है, 2 बजे तक जागता है और सुबह 12 बजे ऑफिस आता है। अब मैंने सोचा कि यदि मैं इस पे जोर जबरदस्ती करूंगा तो जो इसकी आदतें चली आ रही हैं वो आदतें छूटेंगे नहीं। मैंने उसको रिकॉग्निशन करने का मन बनाया और उसको ये बोला कि बेटा यदि तुम रात को 11 बजे तक सो जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, सुबह 8 बजे तक उठ जाओगे तो मैं तुमको 200 रुपए दूंगा, और यदि तुम सुबह 10 बजे तक ऑफिस आ जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए और दूंगा। तो मित्रों बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात यह है कि उसको कुछ प्रलोभन देना है। आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन में हम पढ़ते हैं कि किसी को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको या तो उसको बोल के रिकॉग्नाइज करना है या आपको उसको कोई गिफ्ट देना है। कई देयर आर सो मेनी वेज टू रिकॉग्नाइज एनीबॉडी। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला अपनाया। और मित्रों इस फॉर्मूला के चलते आज 25 अप्रैल से आज तक मेरे बेटा सिर्फ 2 बार फॉल्ट हुआ है इससे, जब सुबह वो 8 बजे नहीं उठ पाया। अब ऐसे समय में क्या करें? यदि ऐसे समय में उसका पैसा काटता हूं या उसको ये कहता हूं कि तुमने यू आर डिफॉल्टर, तो अच्छा ही रहता है। तो इस ऐसे समय में मैंने उसकी मम्मी को जज बनाया और उससे ये कहा कि मम्मी बोलेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, और माँ ने बोला कि चूंकि बेटे से भी 2 ही बार गलती हुई है, इस बार अभी माफ कर दो और आने वाले समय में ये अपने आप को और अच्छा इंप्रूव करेगा। मित्रों बात यह है कि मुझे किसी भी तरह से उसके जो कार्यकलाप हैं उनको कंट्रोल करना है, उनको मोल्ड करना है। मेरी बेटी जो है वो अपने प्रोजेक्ट में लगी रहती है, मैं उसके साथ प्रोजेक्ट में बैठ के देखता हूँ वो क्या कर रही है, कई कई टेक्निक्स में सीखता हूँ उसके साथ बैठ के। तो इस तरह से यदि हम अपने बच्चों के साथ बच्चों के कामों में इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों की गतिविधियों को देखेंगे, बच्चों को भी इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि माता पिता जो है हम में रुचि ले रहे हैं, बच्चे आपसे फ्रैंक होंगे, आप अपने मन की बात आपसे बताएंगे और खुलेंगे, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। मित्रों ये बहुत आवश्यक है क्योंकि बच्चे आपके एसेट हैं। आने वाला समय आपको आपके बच्चों के द्वारा जाना जाएगा। आज आप अपने द्वारा जाने जाते हैं, पर आने वाला समय जो है जब आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपके बच्चों के नाम से भी आपको जाना जाएगा। मित्रों अब बात होती है कि इस समय में मैं अपने नियर्स और डियर्स के साथ फोन से कनेक्ट हो सकता हूं। आप देखेंगे कि ऐसे कई लोग हैं जिनसे आप कई वर्षों से आपने बात नहीं की। वो हमारे फूफा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनके बच्चों से हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब से फूफा जी गए हमने उनके साथ बात करना बंद कर दिया। उठाइए फोन और लगाइए, बात करिए उनसे। मौसी के बच्चे हैं, बात करिए। ऐसा कोई मित्र है जिससे आप कई वर्षों से बात नहीं कर पाए हैं, बात करिए। उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि जिस पोजीशन को, जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, इसी सिचुएशन को वो भी फेस। आपने अपने वॉइस में
हाँ, आवाज आई? हाँ, आ रही। मित्रों, फोन एटिकेट्स जो हैं उस पर मैं बात कर रहा था। फोन एटिकेट्स में आपको अपनी आवाज को बहुत पोलाइट रखना होगा। यदि आपकी आवाज पोलाइट नहीं है तो वो जो फोन आप कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम होंगे। आज जब हम सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, अपने घरों में हैं, तो फोन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बाकी लोगों से कनेक्टेड हैं। यदि आप फोन में अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो ये माध्यम भी आपके हाथ से छूट जाएगा। दूसरी बात एक दोस्तों मैंने देखी है कि हम कई बार फोन काट देते हैं। मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ। फोन काटना मतलब दूसरे का सीधा अपमान है। यदि मान लीजिए आपको फोन काटना भी पड़ा, यदि ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि आपने फोन काटा, तो आप उसको इमीडिएट वापस फोन लगाएं, क्षमा मांगे कि मुझसे गलती से फोन मैंने काटा क्योंकि मुझे ये उस समय इमरजेंसी थी, बताएं आपने मुझे कैसे याद किया। इसी तरह से फोन पे बात करते समय आप सीधे मुद्दे की बात करें, क्योंकि फोन अब अकेला माध्यम है। ऐसा ना हो कि आप बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बीच में कुछ लोगों के फोन आपके पास आ रहे हैं, बीच में कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आप बात नहीं कर पा रहे हैं। फोन करने के पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, आप उस क्या अगले से बात करना चाहते हैं, आपके सामने वो चीज। अदरवाइज फोन लेके हम कई बार सोचते हैं कि अरे क्या बात करनी थी, और आप उस बात को नहीं कर पाते हैं। बहुत शॉर्ट में बात करिए, अच्छी बात करिए और अपनी आवाज को पोलाइट रखिए, क्योंकि पोलाइट नहीं रहेंगे तो आप बहुत जाके आगे मुश्किल में पड़ेंगे। अब दोस्तों, सरकार हमको बार बार समझा रही है कि आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो सदा रहेगा नहीं, किसी ना किसी दिन हमें बाहर जाना पड़ेगा, चाहे आज चाहे कल, कभी ना कभी हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो हम अपने आप को किस तरह से बचा के रखें, ये हमारी अब सबसे बड़ी एक ड्यूटी हो जाएगी, क्योंकि वही बचेगा जो कि बचना सीख लेगा। पूरे देश के अंदर सरकार ने मास्क को कंपलसरी कर दिया है, ये तो कंफर्म हो गया है। बिना मास्क के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर भी आता है तो उसको मास्क लगा के ही आना है, बिना मास्क के आप कहीं भी कोई एंट्री नहीं है। दूसरा, सैनिटाइजर का नाम आप सुन रहे होंगे, आपको सैनिटाइजर की बोतल आपके साथ लेके चलना पड़ेगा। इवन मैं कल पढ़ रहा था कि एयर में भी 350 ml की बोतल को रेगुलराइज कर दिया गया है। ये वही एयर है जहां पर पानी तक ले जाने की हमको छूट नहीं होती थी, आज सैनिटाइजर केमिकल ले जाने की छूट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी महत्ता है। आपको अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कहीं कुछ टच करते हैं, हाथ मिलाना तो बात ही खत्म हो गई। अब हाथ तो आपको मिलाना नहीं है किसी से, सिर्फ आपको अपने नमस्ते से आपको अगले से बात करना है। सैनिटाइजर की बोतल आपको हमेशा अपने साथ रखनी पड़ेगी। और तीसरा चीज जो मैं हमेशा से बोलते आया हूं, मैं करीब 5 या 6 साल से स्पीकिंग कर रहा हूं, सेमिनार्स कर रहा हूं, मैं हमेशा से बोलते आया हूं, मेरा एक मिशन है कि मैं 1 करोड़ लोगों को हाथ धोने की टेक्निक सिखाना चाहता था और आज भी चाहता हूं। और वही बात दोस्तों आपके सामने आ गई। मैं हमेशा से बोलता था कि अपने हाथों को प्रॉपर ढंग से धोना सीखें। हमारे कई मित्र ऐसे हैं, आज भी देश की 90% जनता बिना हाथ धोए साबुन से खाना खा लेती है। पूरा दिन हम मुंह पे जीभ पे उंगली लगा लगा के पूरा काम करते हैं। कभी हम पन्ने पलटते हैं, कभी हम नोट गिनते हैं, कभी हम चद्दर की सिलवटों को अपने थूक से ठीक करते हैं। ये सब क्या है मित्रों? मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैंने उनको देखा कि वो अपने मुंह में हाथ लगाकर बहुत ज्यादा थूक से काम करते हैं, पन्ने पलटना हो या नोट गिनना हो। तो मैंने बहुत सारे वाटर कुशन खरीद के रखे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जाके वाटर कुशन देता हूं कि आप इनका यूज करें और इससे आपकी इस आदत को बचाएं। पर मित्रों, उन्होंने मुझे वाटर कुशन वापस कर दिया, बोले नहीं भाई, मैं तो अपनी आदत चेंज नहीं कर सकता, मेरी आदत पड़ गई है और मैं तो ऐसे ही जीऊंगा। और मित्रों, अब ये महामारी हमारे सामने आ गई है। मुंह पे हाथ लगाया और आप समझ लीजिए कि न जाने आपने कितने वायरस अपने मुंह में डाल लिए। तो मित्रों, मैं हमेशा से सिखाता आया हूं कि हाथ कैसे धोएं।
और ये मेरा मिशन है। मैं 8 लाख लोगों तक अभी तक पहुंचा हूं। हाथ धोना मित्रों एक कला है, और मैं हमेशा कहता हूं जब आप हाथ धोएं तो कम से कम 20 सेकंड हाथ धोएं, और आप अपने आप को एंगेज रखने के लिए, हाथ धोने के लिए मन में कुछ बोलें या जोर से बोलें। मैं हमेशा बोलता हूं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से यदि आप हाथ धोते हैं तो आप हाथ को अच्छी तरह से चारों तरफ से धोकर और आप अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करते हैं। मित्रों, आज भी WHO, ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सैनिटाइजर से भी अच्छा है साबुन से हाथ धोना। पर चूंकि हर जगह आपको साबुन और पानी नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको सैनिटाइजर अपने साथ रखना पड़ेगा। सैनिटाइजर को अपने साथ रखें, साबुन से हाथ धोएं, और साबुन से जब आप हाथ धोएंगे तो आपको एक स्वच्छता का आभास होगा। कभी भी जीभ में उंगली नहीं लगाएं, इस आदत को बदलें, और ये समय है जब आप इस आदत को बदल सकते हैं। मित्रों, ये सब कार्य करने से आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। आप देश का जो नायक है, देश का जो राजा इस समय है, हमारे प्रधानमंत्री, आप उनकी बात मान के अपने आप को घर में रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है यदि आप घर पे रहते हैं तो भी एक समाज सेवा है, तो भी ये देश सेवा है। आप घर के अंदर हैं, प्रधानमंत्री ने बार बार आपको हाथ जोड़ के विनती की है कि घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघें। तो यदि आप अपने घर पे हैं तो आप एक देशभक्त हैं। इसी तरह से आप अपने घर के अंदर जो आपके घर का साम्राज्य है, जिसमें आपकी वाइफ का राज है, आप उसकी बात मानते हैं तो आप घर की सेवा कर रहे हैं। यदि आपने अपने घर को प्रॉपर बना के रखा हुआ है तो ही आप देश को प्रॉपर बना सकते हैं, क्योंकि घर क्या है, परिवार क्या है, ये देश की एक छोटी सी इकाई है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन में रह के आप जहां अपने घर की सेवा करते हैं वहीं पर आप अपने देश की सेवा करते हैं। आप भी एक कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों, अंत में मैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहता हूं जो अपनी चिंता छोड़ के हम सबकी चिंता में लगे हुए हैं। मैं उन डॉक्टरों को सलाम करता हूं, मैं उन पुलिस के कर्मियों को सलाम करता हूं, मैं पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम करता हूं, मैं नगर निगम के उन हजारों लाखों लोगों को सलाम करता हूं जो घर तक हमारी सब्जियां पहुंचा रहे हैं, जो डॉक्टर जो हमारे कोरोना से जो पीड़ित हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर सिर्फ 1 मिनट के लिए उनको अवश्य याद करें कि जो अपना घर बार छोड़ के अपनी पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को छोड़कर कोरोना की सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना के जो पीड़ित हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मित्रों, उनको हमेशा अपने दिल के अंदर से एक दुआ देना, अपनी प्रार्थनाओं में उनको शामिल करना और ईश्वर से दुआ मांगना कि ईश्वर उनको सलामत रखो। वो भी किसी के पति हैं, वो भी किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी का बेटा है। जिस तरह से हमारे शासक हमारे सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसी तरह से ये सब इस समाज के अंदर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, अपने आप का बलिदान करके, अपने आप को कुर्बान करके। दोस्तों, भी आपने देखा कई डॉक्टर्स की डेथ हो गई, कई समाज सेवी काल के गाल में समा गए, और उसके बाद भी वो आगे बढ़ने के लिए और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मित्रों, अपने मन के अंदर से आप जरूर उनको आप उनके लिए दुआ करना, अपनी प्रार्थना में उनको शामिल करना और ईश्वर से मांगना कि हे ईश्वर, ये संकट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो, हम अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाएं, जिस तरह से हम अपना जीवन यापन करते थे उस तरह से जीवन यापन करें और एक अच्छे समाज के निर्माण की ओर चलें। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी मैंने आपको बताया है ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। आपको लगेगा ये बातें हम सब जानते हैं, मगर दोस्त, अपने दिल से पूछ के देखना, आप अपने मन से पूछ के देखना कि हम इनमें से कितनी बातों को आज कर पा रहे हैं। हम कितने बजे सुबह उठते हैं, हम कितने बजे रात को सोते हैं,
मित्रों, यदि मैं सुबह 5 बजे पहले उठता था तो आज भी 5 बजे उठता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिन पूरा कैसे निकल जाता है। पूरा 16 घंटे मैं काम करता हूँ, पूरा दिन मैं व्यस्त रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन है कि लॉकडाउन नहीं है। मुझे जो बोला गया है, मुझे देश के सेवक ने जो बोला है, मुझे मेरे प्रधानमंत्री ने जो बोला है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं अपने घर के अंदर हूँ, मैं घर के अंदर से सारे काम कर रहा हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने घर के अंदर से करके उसकी बात मान रहा हूँ। और जो मेरे घर की साम्राज्ञी है, मैं उसकी बात मान के अपने घर में उसको भी और उसके लिए भी मैं अपना सब काम कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत